प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं अंग्रेजों की शिक्षा नीति पर तीसरा व्याख्यान। इससे पहले हमने 2 व्याख्यान किए हैं। उन व्याख्यानों में हमने पहले भारत में जो परंपरागत शिक्षा थी उस पर थोड़ी चर्चा की, और फिर मध्यकाल में जो शिक्षण संस्थाएं नष्ट हुई और एक ब्रेक जो आया, फिर हमने उसके बाद में बात की अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने शिक्षा को इस प्रकार से डिज़ाइन किया ताकि उनका साम्राज्य यहाँ पर सुदृढ़ बना रहे। और हमारे यहाँ कुछ लोग हुए जैसे ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, जिन लोगों ने शिक्षा में कार्य किया। स्त्री शिक्षा बहुत नहीं हो सकी, प्रयास भी बहुत अधिक नहीं थे जितनी इस बच्चियों की संख्या थी। वो घरों में रह कर के जो भी शिक्षा मिलती, बच्चियां वही शिक्षा प्राप्त कर पाती थी। हालांकि कुछ स्कूल्स खोले गए, लेकिन फिर भी आंकड़े जो 1873 तक भारत में जो टोटली ग्रांटेड और नॉन ग्रांटेड विभिन्न धर्मों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित जो गर्ल्स स्कूल थे 1640 थे। हमने विगत व्याख्यान में मुसलमानों में शिक्षा की भी बात की कि जितना अंग्रेजी शिक्षा का लाभ हिंदुओं ने लिया उतना मुसलमानों ने नहीं लिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अंग्रेजी पढ़ने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में जो मुसलमानों के जो कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि अंग्रेजी शिक्षा यदि नहीं प्राप्त की तो वे हिंदुओं से पिछड़ जाएंगे और उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, तो फिर सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों ने अलीगढ़ के अंदर जो है ये शिक्षण संस्थान खोला। ये बातें हमने पिछले व्याख्यान में की थी। अब हम बात कर रहे हैं हंटर आयोग। 1857 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। यद्यपि शासन प्रबंध के पुनरीक्षण द्वारा समय समय पर नए आदेशों की व्यवस्था जारी रखी गई। अतः भारत आने के शीघ्र बाद लॉर्ड रिपन, जिसका कि कार्यकाल 1880 से 1884, ने भारतीय शिक्षा की विस्तृत जांच, प्रगति, मूल्यांकन तथा वुड्स डिस्पैच के बाद की स्थिति की समीक्षा करने हेतु W. हेंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठन किया, एक आयोग गठित किया, जिसकी रिपोर्ट 1883 में प्राप्त हुई। उस कमेटी में 8 सदस्य भारतीय और 12 अन्य थे। इनको नियुक्त करने का उद्देश्य यह भी मालूम करना था कि किस सीमा तक पादरियों की यह आलोचना तथा शिकायत उचित थी कि वुड शिक्षा घोषणा पत्र द्वारा दिए गए सुझाव, जो सजेशंस थे, उसके अनुसार शिक्षा का प्रबंध नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त उसे जन शिक्षण या प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की स्थिति की समीक्षा कर उसे विस्तार के लिए सुझाव देने थे। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि उच्च शिक्षा से सरकारी नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त किया जाए
एवं शिक्षा का विकास व्यक्तिगत प्रयास पर छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं अनुदान आदि निर्धारित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक समान पाठ्यक्रम से लोग परेशान हो गए थे, अतः विश्वविद्यालयों को विविध प्रकार के पाठ्यक्रम निश्चित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए। इस और नैतिक शिक्षा के अध्ययन का प्रावधान किया जाए। धर्मनिरपेक्ष शिक्षण संस्थानों को अधिक मान्यता देने की व्यवस्था, शिक्षकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था किए जाने की सिफारिश, छात्रों से ली जाने वाली फीस और उपस्थिति संबंधी जो अन्य प्रावधान, ये कुछ जो है सुझाव की बात हुई। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए। प्राथमिक शिक्षा का स्थानीय सहयोग की चिंता किए बगैर कैसे विकास किया जाना चाहिए, किंतु माध्यमिक शिक्षा हेतु स्थानीय सहयोग अपेक्षित माना गया। दूसरा, स्थानीय प्रशासन पर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा जाए तथा 1/3 भाग अंशदान के रूप में दिया जाना निश्चित किया जाए। तीसरा, हाई स्कूल्स में व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा का प्रबंध तथा उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश एंट्रेंस परीक्षा जो है, उस प्रवेश परीक्षा संबंधी अध्ययन का भी प्रावधान हो। चौथा, स्कूलों में फर्नीचर्स और पुस्तकालय जो है उनकी व्यवस्था हो। और पांचवा, जहां तक महिलाओं की शिक्षा का संबंध है, हंटर आयोग ने महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध के अभाव पर खेद प्रकट किया। प्रेसिडेंसी नगरों में ही इसका प्रबंध था, अतः महिला शिक्षा हेतु अधिक प्रयास किए जाने के लिए निर्देशित किया। ये हंटर आयोग की जो 1883 में जो रिपोर्ट आई थी, इसकी अभी अपन ने चर्चा की। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन और शिमला सम्मेलन जो कि 1901 में हुआ। लॉर्ड कर्जन शिक्षा पद्धति पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसका शिक्षा के केंद्रीयकरण में विश्वास था। उसने 1901 में शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षाविद हैं और प्रशासकों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। इस कॉन्फ्रेंस में किसी भारतीय को आमंत्रित नहीं किया गया। सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान करने के संबंध में सरकारी नियंत्रण अधिक बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालयों से जो मान्यता प्राप्त करनी है, उसके अंदर सरकारी नियम अधिक हो गए। सीनेट एवं सिंडिकेट के सदस्यों की संख्या कम कर दी तथा सीनेट के कुछ सदस्यों को मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद सीनेट और सिंडिकेट में अंग्रेज अधिकारियों की भरमार हो गई। स्कूल्स और कॉलेजेस पर भी नौकरशाही का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस समय तक राष्ट्रीय आंदोलन गतिशील हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हो चुकी थी। राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मेलन में नहीं बुलाए जाने पर विरोध किया। भारतीय समाचार पत्रों ने भी कर्जन की इस नीति की भर्त्सना की। अतः जनवरी 1902 में वायसराय की एजुकेटिव काउंसिल के कानून सदस्य थॉमस रैले की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी, जो कि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, और इन दोनों को जो है सदस्य बनाया गया।
रैले आयोग की सिफारिशों पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, जिसके प्रावधान, पहला जो प्रावधान की मैं आपसे चर्चा करूं, पुराने विश्वविद्यालयों के सीनेट के सदस्यों की संख्या कम से कम 50 एवं जो अधिकतम है वो 100 निश्चित की गई। किंतु नए विश्वविद्यालयों के लिए यह संख्या 40 से 75 तक सीमित रखी गई। विश्वविद्यालय सिंडिकेट की संख्या 20 से कम कर दी गई। दूसरा, कॉलेजों को किसी विश्वविद्यालय से संबंध करने या न करने का अंतिम निर्णय भी भारत सरकार द्वारा किया जाना था। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, को भी सरकार की अनुमति से ही नियुक्ति दी जा सकती थी। इस अधिनियम में तीसरा बात करें जो प्रावधान की, अधिनियम ने विश्वविद्यालयों को भौतिक सीमाएं प्रदान की। नए विश्वविद्यालयों में प्रवेश, नए महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए कड़ी शर्तें रखी और विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजेस के व्यवस्थित निरीक्षण का प्रावधान रखा। चौथा, अब तक विश्वविद्यालय मात्र परीक्षा लेने वाली संस्थाएं थीं। इस कानून के द्वारा उन्हें शिक्षा कार्य के योग्य बनाया। यद्यपि कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने इस कानून की अनुदार धाराओं का विरोध किया, फिर भी उन्होंने इस विश्वविद्यालय के, जिसने उच्च शिक्षा के हित में न केवल बंगाल अपितु देश के अन्य भागों में भी काफ़ी लाभप्रद कार्य किया और अध्यापन खंड खोलने में इसका प्रयोग भी किया। यानी कि विश्वविद्यालय जो पहले सिर्फ परीक्षा लेने की एजेंसी था और डिग्री बांटने की एजेंसी था, अब वो शिक्षण संस्थान का उसको कार्य भी मिला, शिक्षण का कार्य भी उसको मिला। और पांचवा है, शिक्षा नीति का निर्धारण सरकार की अनुमति के द्वारा ही किया जा सकता था। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा अधिनियम से स्पष्ट होता है कि वह जो विश्वविद्यालय थे उनको सरकारी नियंत्रण के कठोर शिकंजे में जकड़ना चाहता था और भारत में विकसित हो रही राष्ट्रवादी विचारधारा को कुंठित करने में इसका उपयोग उसने किया। कर्जन की इस नीति का भारतीय जनमानस ने तीव्र विरोध किया। लगभग सार्वभौमिक भारतीय विरोध के बावजूद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हो गया। इसने कई प्रतिबंध लगाए और साथ ही किसी विश्वविद्यालय से किसी कॉलेज के संबंध होने की शर्तों को और अधिक कठोर कर दिया। इसके अनुसार विश्वविद्यालय की काउंसिल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के बारे में भी सरकार को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के काउंसलर्स में अधिकांश को नामजद करने का अधिकार भी सरकार को मिला, नॉमिनेट, और कॉलेजों से असंबद्ध करने के प्रश्न पर भी सरकारी स्वीकृति आवश्यक होगी। ये जो विश्वविद्यालय थे इस एक्ट के अनुसार महज एक सरकारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उस प्रकार के हो गए। सरकार ने पुनः 1917 में सर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी कमीशन की नियुक्ति की, ब्रिटिश सरकार ने की। इसका कार्यक्षेत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय तक सीमित न होकर माध्यमिक एवं स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के प्रत्येक पक्ष पर विचार करना था। इनकी प्रमुख सिफारिशें जो थी
जो बाद में क्रियान्वित की गई। पहली, विश्वविद्यालयों को अपना नियंत्रण इंटरमीडिएट कक्षाओं से हटा लेना चाहिए। दूसरा, इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए अलग से। यूनिवर्सिटी से उसका कनेक्शन हटा दिया जाए और उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जैसे कि वर्तमान में हमारे टेंथ और ट्वेल्थ की जो है परीक्षाएं बोर्ड डील करता है। तीसरा, कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत सरकार के स्थान पर बंगाल सरकार के नियंत्रण में हो। चौथा, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का रखा जाए, जैसे कि अभी आप पढ़ते हैं, ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है। इन सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी स्थापना की गई। 1919 में मॉन्टेग्यू सुधार योजना में शिक्षा विषयों को प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रियों के हाथे सौंप दिया। सांप्रदायिक जागृति और प्रांतीय भावना के कारण पटना, लखनऊ, अलीगढ़, बनारस, आगरा, दिल्ली, नागपुर, ढाका, मैसूर, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम और रंगून जैसे विविध स्थानों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और भारतीय महिला विश्वविद्यालय केशव कर्वे द्वारा स्थापित हुआ पुणे के अंदर, जो कि 1916 में शुरू हुआ, जिसके प्रथम चांसलर सर आर.जी. भंडारकर वाइस चांसलर बने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में, और यह एक अपूर्व शिक्षण संस्थान सिद्ध हुआ रविंद्रनाथ का शांति निकेतन, तथा आज भी अपने विश्वव्यापी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। यह पूर्व और पश्चिम तथा प्राचीन एवं नवीन भारत का सुखद मिश्रण एक इस प्रकार का शिक्षण संस्थान है। इस प्रकार 20वीं सदी के दूसरे दशक में शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ, लेकिन देसी जो अपनी यहाँ की लैंग्वेजेज हैं उनके स्कूलों में धीरे धीरे कमी आ गई, और जो ये इस तथ्य का एक सूचक है कि लोगों की अंग्रेजी शिक्षा में रुचि बढ़ी। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो सामने आपके डिस्प्ले पर है। 1928-29 में विश्वविद्यालय की नहीं है। 1937-38 में 15 विश्वविद्यालय हैं। 1942-43 में भी 15 विश्वविद्यालय हैं। जो आर्ट्स कॉलेज हैं 1928-29 में 223 हैं, 1937-38 में 246 हैं और 1942-43 में 304 हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस की हम बात करें तो 1937-38 में 67 हैं और 1942-43 में 85 हैं। हाई स्कूल्स की हम बात करें तो 1928-29 में 2556 हैं, 1937-38 में 3018 हैं, 1942-43 में 3632 हैं। मिडिल स्कूल जो इंग्लिश के हैं वो 1928-29 में 3524 हैं, 1937-38 में 4134 हैं और 1942-43 में 5165 हैं। जो हमारे जो देसी भाषा के जो स्कूल थे, हमारे जो मदर लैंग्वेज के क्षेत्रीय भाषाओं के, वो 1928-29 में थे 5486। 1937-38 में उनकी संख्या कम होकर के रह जाती है 4750 और
1942-43 में ये संख्या और भी घट जाती है 4739। तो जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि ये देसी जो भाषा के स्कूल हैं वो कम हो रहे थे और विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा के स्कूल और प्रोफेशनल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उनकी संख्या बढ़ रही थी। विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या वो 1928-29 में जो आर्ट्स कॉलेज है उसमें 73,936 थी। अगले 10 साल में ये बढ़ करके 94,339 हो गई। फिर उसके अगले 5 साल यानी 1942-43 में ये संख्या 1,12,036 होगी। ये सभी जो आंकड़े हैं विद्यार्थियों आपके सामने हैं। हाई स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 1928-29 में जो 8,03,616 है वो 37-38 में 1937-38 में 9,96,131 और 1942-43 में 11,69,000 69,265। ये हाई स्कूल के इसी प्रकार से आंकड़े आपके सामने सभी आंकड़े हैं। यदि हम बात करें प्राविधिकी शिक्षा की, टेक्नोलॉजी की, तो 19वीं सदी में इसका वांछित विकास नहीं हो पाया था। 1847 में यद्यपि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई थी, किंतु इसका लाभ बहुत सीमित लोगों को ही मिल रहा था। 20वीं सदी के प्रारंभ में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ केंद्रों की स्थापना हुई। जैसे 1911 में जमशेद जी टाटा की स्मृति में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थापित हुआ बेंगलोर में। 1914 में देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ। इसी प्रकार 1917 में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जगदीश बोस के द्वारा स्थापित किया गया। 1921 में कानपुर में बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ साइंस धनबाद में शुरू किया गया। यद्यपि स्वतंत्रता से पूर्व भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा ही रहा, क्योंकि तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की कमी, सीमित संख्या के कारण आम लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे हमारे पास में, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं थे, आईआईटी नहीं थी, आईटीआई जो कि एक बहुत अच्छा एक व्यवसाय प्रारंभ करने का एक अच्छा जरिया है कि विद्यार्थी वहाँ से अपना कुछ स्किल अपना सीखते हैं और फिर उस स्किल में अपनी आजीविका का वो जो है अपना ज़िंदगी भर अपना आजीविका कमाते हैं। वो आईटीआई हमारे पास में नहीं थी। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।